So, good morning to all of you. So, let us go through the problem that has been asked in GATE. So, please read the question number 4.1 and try to solve it. How you can solve it? Read the question number 1 and try to solve it. See, the question number 1 says that question number 1 says that 4.1 a heat reservoir क्या दिया हुआ a heat reservoir at 900 Kelvin is brought into contact with an ambient at 300 Kelvin for a short time. During this period, 9,000 kilojoule of heat is lost by the heat reservoir. The total loss of availability due to this process. हमें total loss of irreversibility availability है. तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? Loss of availability will be equal to how much? अवेलेबिलिटी का लॉस होने का मतलब क्या है कि इसे हम लोग इरिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं. इरिवर्सिबिलिटी कह सकते हैं क्योंकि 900 से 300 केल्विन तक जैसे ही ट्रांसफर हो गया तो हमारा क्या होगा? अवेलेबिलिटी का लॉस मिलेगा. तो वही इरिवर्सिबिलिटी कहलाएगा. एंड इरिवर्सिबिलिटी क्या कहलाया जाता है? इरिवर्सिबिलिटी होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स. अब हमें देखना है कि यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ है. तो हमारे पास क्या है? एक हॉट रिजर्वायर है जो 900 केल्विन पे है और उससे हीट ट्रांसफर हो गया है किसके बीच? 300 केल्विन. 300 केल्विन एक एम्बिएंट टेम्परेचर है. तो यहां से इस दौरान जो गया है वो Q 9000 केल्विन गया है. 9000 किलो जूल गया है. 9000 किलो जूल फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए. ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आया. फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? रिजर्वायर का दोनों का क्या है? इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े समय के लिए हीट ट्रांसफर हुआ है. तो बताइए ये हीट दिया और ये हीट लिया. एक हीट दिया और दूसरा हीट लिया. अगर हम किसी को भी सिस्टम मानते हैं, अगर 900 केल्विन को सिस्टम मानेंगे तो बाकी सारा क्या हो जाएगा? बाकी सारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा. सराउंडिंग हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं कि हम इसे सिस्टम मान लेते हैं. ये जो 900 केल्विन है ये सिस्टम हो गया है. तो जैसे ही सिस्टम हो जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ
system plus change in entropy of surrounding. तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कितना हो रहा है? चेंज इन एंट्रोपी, चूंकि ये हीट बाहर निकल रहा है, सो माइनस 9000 अपॉन 900, और सराउंडिंग में कितना हीट ऐड हो रहा है? 300। एम्बिएंट पे कितना हो रहा है? 300 केल्विन पे, तो ये 9000 अपॉन 300। तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 प्लस 30, सो +20 किलो जूल पर केल्विन। क्यों? क्योंकि ये किलो जूल है और ये केल्विन है, सो किलो जूल पर केल्विन। ये आ गया हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी। तो इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा? इस पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो रिवर्सिबिलिटी इक्वल टू टी नॉट दिया हुआ है, टी नॉट दिया हुआ है, टी नॉट दिया हुआ है 300 केल्विन इंटू प्लस 20 किलो जूल पर केल्विन। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 किलो जूल। This will be the total losses. So option C will be the correct answer. So option C will be the correct answer. इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप, ये जो हमारा लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी था, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, वो वाला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक टेम्परेचर रहता था T1, इस पे ही ट्रांसफर होकर के T1 प्राइम तक जाता था। इसमें जो है T1 से सिर्फ सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, T1 प्राइम नहीं मेंशन किया हुआ है। देयरफॉर लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर हो गया है तो प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2, और अगर कोई डाउट है तो पूछा जाए, अदरवाइज 4.2 देखिए। What will be the 4.2? Availability of a system at any given state is, क्या है? चार ऑप्शन है। A property of the system, the प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होता है, वर्क है एक्चुअली। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी नहीं हो सकता है, और ये दोनों तो हो नहीं सकता है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास पता चल गया कि ए और सी तो नहीं होगा अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। दूसरा है द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज सिस्टम गोज टू डेड स्टेट, ये इसे क्या बोलते हैं? और द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज द सिस्टम गोज टू डेड स्टेट। देखिए इन दोनों में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, यूजफुल। सो ऑप्शन बी इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी, और अवेलेबल एनर्जी माइनस पीडीवी वर्क इज कॉल्ड एज यूजफुल वर्क। क्या होता है? अवेलेबल एनर्जी माइनस पीडीवी वर्क इज कॉल्ड एज यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क एंड यूजफुल वर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ध्यान दें ये अवेलेबिलिटी क्या है? यूजफुल वर्क, ना कि टोटल वर्क। ये क्या होता है? टोटल वर्क माइनस पीडीवी वर्क इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी, इज कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी। So next question, question number 4.3. Please read it.
क्वेश्चन नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.3, प्लीज रीड इट। 4.3 says a steel billet of 2000 kg mass is to be cooled from 1250 to 450. There is a steel billet 2000 kg. It is coming from 1250 Kelvin to 450 Kelvin. The heat released during this process is to be used as a source of energy. ये हीट रिलीज क्यों होगा? क्योंकि 1250 से इसका टेम्परेचर घट कर करके 450 पे आ गया. So there will be the heat released. वो क्या किया जाता है? वो जो हीट रिलीज हुआ है इसको सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये क्या हो जाएगा? सोर्स के रूप में एनर्जी लिया जा रहा है. द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 300 केल्विन. सपोज यह जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, एम्बिएंट है वो है 303 केल्विन. 303 केल्विन. सो ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट 0.5, देन अवेलेबल एनर्जी ऑफ द बिलेट हमें निकालना है. अवेलेबल एनर्जी ऑफ द बिलेट हमें निकालना है. ये जो अवेलेबल एनर्जी होगा वो किसका पार्ट होगा? इस Q का पार्ट, क्योंकि सोर्स से जो Q सप्लाइड होता है दैट इज द अवेलेबल एनर्जी. मतलब ये जो Q होगा वो टोटल कितने के बराबर होता है? अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, यही होता है. क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, द प्रोसेस इज टू बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी ये सोर्स है और उससे क्या हो रहा है? क्यू सप्लाई हो रहा है. यानी क्यू जब सप्लाई होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज नथिंग बट टोटल हीट सप्लाइड. और ये क्या है? एम्बिएंट टेम्परेचर से एबव है. सो देयर इज द पोटेंशियल ऑफ वर्क to get the work potential for this heat. So ये हीट कितना हो जाएगा? अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी. Therefore अगर हम अवेलेबल एनर्जी को इक्वेट करें तो ये हो जाएगा Q माइनस अनअवेलेबल एनर्जी. Q माइनस अनअवेलेबल एनर्जी. Q माइनस अनअवेलेबल एनर्जी. और अगर हम अनअवेलेबल एनर्जी की बात करें तो अनअवेलेबल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q minus T naught into delta S. Change in entropy of the system, change in entropy of the surrounding या change in entropy of the हमें universe. So this is the, अब हमें टास्क क्या है? अगर हम Q निकालने और T नॉट डेल्टा S निकालने तो Q जो हो जाएगा इस केसेस में, Q जो होगा वो किसके बराबर होगा? M Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा ms डेल्टा T. Q जो हम लोग निकालेंगे mc डेल्टा T. यानी मास कितना है? मास ऑफ द बिलेट 2000 kg. आपका C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5. 0.5 और डेल्टा T कितना हो गया? 1250 माइनस 450. 1250 माइनस 450, सो कितना हो जाएगा? अबाउट 800 इंटू 800 इंटू 800. सो ये क्या निकल जाएगा हमारे पास? ये हमारा निकला है Q. ये हमारा निकला है Q. सो Q विल बिकम, इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा 800
इंटू 10⁻³ किलो जूल, इतना आएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब T नॉट पता है हमको, डेल्टा एस निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, ये चेंज इन एंट्रोपी इस केसेस में निकाल सकते हो। ये क्या है? सॉलिड बिलेट्स है, सॉलिड बिलेट्स है। तो चेंज इन एंट्रोपी इन द केस ऑफ सॉलिड बिलेट्स वो होता है, change in entropy in the case of solid billets will be nothing but mass into a specific heat into ln T final upon T initial। तो ये हो जाएगा 2000 into 0.5 into ln 1250 upon 450, 1250 upon 450। So if you will calculate it, it will become 102.21.165। इतना आपका क्या आ जाएगा? किलो जूल पर डिग्री केल्विन। सो अवेलेबल एनर्जी अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो अवेलेबल एनर्जी विल बी इक्वल टू 800 इंटू 10⁻³ किलो जूल माइनस किलो जूल माइनस कितना हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी पर के नहीं होगा क्योंकि m लिखा हुआ है, इसका यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन। सो 300 इंटू 1021.165, जब अवेलेबल एनर्जी के टोटल कैलकुलेट करेंगे आएगा 490.58 मेगा जूल। सो the option A will be the correct option. Option A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. So now please move on to the next question. That says 4.4. 4.4. So in this question 4.4 ये क्या कह रहा है कि a gas expands in a frictionless piston cylinder arrangement. The expansion process is very slow and is resisted by ambient pressure of 100 kilopascal. During the expansion process, the pressure of the system or gas remains constant at 300 kilopascal. The change in volume is 0.1 meter cube. The maximum amount of work that could be utilized. See here, this is the utilized. Here the word is saying utilized. Utilized means useful. So it is being asked about availability. Availability, not available energy. Not available energy. So availability is equal to क्या हो जाएगा? Available energy minus PdV work. So मैं इसे मिटा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखा है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दे रखा है, एक्सपेंड्स इन अ फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये जो है इसका फ्रिक्शनलेस है तो फ्री टू मूव है। ऊपर से इस पे लग रहा है पी नॉट, कितना लग रहा है एम्बिएंट प्रेशर? पी नॉट इक्वल टू 100 किलो पास्कल इस पे लग रहा है। पी नॉट इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस, ये जो अंदर का गैस है ये हमारा बाउंड्री हम मान लेते हैं, ये हमारा बाउंड्री है। ये जो पी गैस है वो कांस्टेंट है, कितने पे है? 300 किलो पास्कल। जब ये एक्सपैंड होता है
ये एक्सपेंड होता है तो इसका एक्सपेंशन प्रोसेस होकर करके सपोज ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे पिस्टन चला गया, तो अगर ये V1 है तो ये कितना हो जाता है V2 इक्वल टू V1 प्लस 0.01 मीटर क्यूब, इतना आपका V2 है। यानी डेल्टा V कितना हो जाता है, डेल्टा डेल V विल बिकम 0.01 मीटर क्यूब, इतना आ जाता है। तो ये पूछा जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज्ड। तो पहला क्वेश्चन ये है मैक्स यूटिलाइज्ड होगा, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट द अवेलेबल एनर्जी। और ये कितना हो रहा है, जब वॉल्यूम V1 है और ये हो गया V2, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है प्रेशर 300 किलो पास्कल गैस का, और ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टोटल जो अवेलेबल एनर्जी 1 से 2 तक गया है, तो कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो टोटल वर्क प्रोड्यूस कितना हो गया है P इंटू डेल्टा V, ये प्रोड्यूस हो गया है, ये प्रोड्यूस हो गया है। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हो जाएगा, सिस्टम जब 1 से 2 गया है तो कितना काम हुआ, टोटल वर्क हुआ, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक। तो ये जो एक्सपेंशन होता है आइसोबारिक के केसेस में PdV वर्क इज द टोटल वर्क दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो ये कितना हो जाएगा 300 किलो पास्कल इंटू 0.01 मीटर क्यूब, यानी अगर हम कह सकते हैं तो ये हो जाएगा अबाउट 3 किलो जूल, 3 किलो जूल। ये इतना वर्क प्रोड्यूस हो गया है, इतना वर्क प्रोड्यूस हुआ है, ये इतना वर्क प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें से कुछ एनर्जी किसमें खर्च हो गया है, इसमें से कुछ एनर्जी इस पिस्टन को मूव करने में खर्च हो गया है, इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करने में खर्च हो गया, किसके अगेंस्ट 100 किलो पास्कल के अगेंस्ट, 100 किलो पास्कल के अगेंस्ट। सो ये जो ड्यूरिंग प्रोसेस 1 से 2 हो गया है, तो उस केसेस पे इस सिस्टम के द्वारा एटमॉस्फेयर पे कितना काम किया गया है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन एटमॉस्फेयर इज अगेन PdV वर्क। तो ये कितना हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक इंटू dV। तो P एटमॉस्फेरिक कितना हो गया है, क्योंकि पहले 100 था, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया है, तो ये माइनस वर्क डन बाय द, चलिए माइनस नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड रखते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.01, यानी 1 किलो जूल किसमें खर्च हो गया है, इस पिस्टन को मूव करने में, किसके अगेंस्ट, एटमॉस्फेरिक के अगेंस्ट। तो हमारे पास है यूजफुल वर्क जो बचा है वो कितना बचा है, मैक्सिमम वर्क जो हमारा ऑब्टेन हुआ है माइनस PdV वर्क, एटमॉस्फेरिक वर्क। तो वह मैक्सिमम वर्क हमारे पास मिला है 3 किलो जूल, उसमें एटमॉस्फेयर पे कितना खर्च हो गया है 1 किलो जूल, देयरफॉर हमारे पास टोटल जो यूटिलाइज्ड हुआ वो 2 किलो जूल, वो हमारा कितना होगा 2 किलो जूल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 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 option C will be the correct option, option C will be the correct option। सो हमने क्या कर लिया, इसमें से मैक्सिमम वर्क हमें जो निकालने की जरूरत होगी, कितना आपका मैक्सिमम वर्क हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 4.5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4.5 क्या कहता है, देखिए। द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन अ पाइप। ये क्या हो रहा है, एयर फ्लोइंग इन अ पाइप। उसका प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी दिया हुआ है और सीवी दिया हुआ है। नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, उसको नेग्लेक्ट करना है। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, प्रेशर और टेम्परेचर का सराउंडिंग का दिया हुआ है। द अवेलेबल एनर्जी इन किलो जूल पर केजी ऑफ एयर स्ट्रीम, इसका अवेलेबल एनर्जी हमें मान रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया अवेलेबल एनर्जी का, कौन सा सिस्टम हो गया ये हो गया है ओपन सिस्टम। ये हो गया है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हम जानते थे फाई साई जो होता है अवेलेबिलिटी फंक्शन, वो कितना होता है, एच माइनस टी टी नॉट नॉट एस, एस। टी नॉट एस प्लस माइनस पी डीवी वर्ग। पी एटमोस्फियर जो होता था माइनस ही होता था ना, पी एटमोस्फियर। तो देखिए ये जो H माइनस टीनोस आया था वो कहां से आया था, फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए वेलोसिटी भी है, तो इसमें एक और आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 टर्म, क्योंकि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी। इसको जब डिराइव किए थे तो हमने क्या किया था, नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं नेग्लेक्ट करना है क्योंकि 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, पर नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एडिशनल टर्म आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है अवेलेबल एनर्जी, नॉट अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको घटाना नहीं है, हमें अवेलेबल एनर्जी माइनस एटमॉस्फेरिक वर्क वो देता है अवेलेबिलिटी। तो हमको अवेलेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा है, हमको अवेलेबल एनर्जी पूछा जा रहा है, अवेलेबल एनर्जी। तो साई में से ये टर्म हमको हटा देंगे, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक वर्क को नहीं रखेंगे। साई इक्वल टू एटमॉस्फेयर माइनस पी एटमॉस्फेयर, अवेलेबल एनर्जी माइनस पी एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सो हमारा जो अवेलेबल वर्क इस केसेस में आ जाएगा, अवेलेबल जो एनर्जी आ जाएगा इस केसेस में वो आ जाएगा कितना, available energy will be equal to, available energy will be equal to क्या हो जाएगा, हम available energy जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 से 2 गया है, 1 से 2 गया है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 कितना है, ये स्पेस, ये जो प्रोसेस है वो 1 है, और ये दिया हुआ है सराउंडिंग कितना दिया हुआ एटमॉस्फेयर। तो सपोज इसको हम लोग सराउंडिंग को ओ लिया है, सराउंडिंग को हमने 0 से हमने डिनोट किया है। तो हमारे पास जो इसका इक्वेशन आ जाएगा वो अवेलेबल एनर्जी H1 माइनस एच नॉट, हम क्या लिख रहे हैं, साई 1 माइनस साई 2 लिख रहे हैं, तो साई 1 माइनस साई नॉट हो जाएगा। तो H1 माइनस एच नॉट हम लिख रहे हैं, H1 माइनस एच नॉट हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस टी नॉट S1 माइनस एस नॉट प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V0 का स्क्वायर अपॉन 2। और इसके साथ में जो एटमॉस्फेरिक वर्क हो रहा है अगर वो ऐड कर देंगे तो अवेलेबल एनर्जी अवेलेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको अवेलेबिलिटी नहीं निकालना है, हमको यूजफुल वर्क नहीं निकालना है, हमको मैक्सिमम वर्क निकालना है। तो मैक्सिमम वर्क इतना ही हमारा होगा। तो बताइए H1 है, गैस है, एयर है, एयर को हम लोग क्या मान लेंगे, आइडल गैस। तो एयर को जैसे ही हम आइडल गैस मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सीपी, टेम्परेचर पहले कितना था 500 केल्विन, 500 केल्विन माइनस, या हम अभी और लिख देते हैं T1 माइनस टी नॉट, माइनस टी नॉट, एंट्रोपी कितना है, हम इसका एंट्रोपी निकाल लेंगे S1 माइनस एस नॉट, प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हमारा टास्क क्या क्या रहा, देखिए हमें हमें सीपी दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, क्यों क्यों क्योंकि सीपी
दिया हुआ है और Cv भी दिया हुआ है, तो Cp पता हो गया, T1 पता हुआ है 500 केल्विन, T0 दिया हुआ है 300 केल्विन, T0 दिया हुआ है 300 केल्विन, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी हमें निकालना टास्क रह गया। V1 दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, V2 नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0। देयरफॉर हमारा अगला टास्क है एंट्रोपी निकालना S1 माइनस S2। अब बताइए, ये एक आइडल गैस का एंट्रोपी चेंज निकालना है जो सिस्टम 1 से 0 गया है, इसको 1 से 0 गया है, और 1 से 0 गया है तो देखिए क्या क्या दिया हुआ उस आइडल गैस का, टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। देखिए प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, S1 माइनस S0, S1 हम लगाएंगे आइडल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी S1 माइनस S0 विल बी इक्वल टू क्या लगाएंगे, ln T0 अपॉन T1, और इधर आ जाएगा ln P0 अपॉन P1, इधर आ जाएगा Cp और इधर आ जाएगा R, और इसमें माइनस जुड़ जाएगा, तो R कितना हो जाएगा, Cp माइनस Cv, और Cp का वैल्यू दिया हुआ है, ln T का वैल्यू दिया हुआ है, Cp का वैल्यू कितना है 1.005, ln T0 का वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाई 500 माइनस Cp माइनस Cv दिया हुआ है, Cp माइनस Cv 1.005 माइनस 0.718, ln P2 दिया हुआ है 1 अपॉन P2 कितना दिया हुआ है, अच्छा ये S1 माइनस S0 निकालना है, सॉरी S0 माइनस S फाइनल नहीं निकालना है, उल्टा निकालना है, हमने सारे जगह S0 इसका लगा दिया है ये फॉर्मूला, ध्यान रहे हमने S फाइनल माइनस S इनिशियल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 अपॉन T0, देखो ये 1 है ना, ये नॉट है, ये कितना हो जाएगा P1 अपॉन P0, तो T1 कितना दिया हुआ है 500 और ये हो गया है 300, तो प्रेशर ये जो हो जाएगा 5 अपॉन 1, तो जैसे ही ये कैलकुलेट हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे सारा वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0.05147 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखिए ये भी निकल गया, टी नोट निकल गया, सारा सब कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अवेलेबल एनर्जी आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 187 किलो जूल पर केजी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द correct answer. So option B will be the correct one. In the same sense, अगर आप से 4.6 को पढ़ो तो ये क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क 4.6 का देखिए, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल व्हेन अ सिस्टम इंटरैक्ट्स टू इक्विलिब्रियम विद ए रेफरेंस एनवायरनमेंट, ये है मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क, सो इट इज नथिंग बट द अवेलेबल energy, it is nothing but the available energy, and that is also called as exergy. So option C will be the correct answer, option C will be the correct one. So next क्वेश्चन हो गया 4.7। 4.7 अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या दिया हुआ है कि one side of a wall is maintained at 400 Kelvin and 300 Kelvin. The rate of heat transfer is 1000 watt and the surrounding temperature दिया हुआ है, assuming no generation within heat wall, irreversibility निकालना, again irreversibility निकालना है, तो irreversibility निकालने का एक ही तरीका है, इसको मिटा दे रहे हैं, irreversibility निकालने का एक ही तरीका है, तो irreversibility निकालने का क्या तरीका है, irreversibility is equal to nothing but T naught into S जनरेशन। दो तरीके हैं, चेंज इन एंट्रोपी या तो इनवर्स का, या T नॉट इंटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या एस जनरेशन, दो तरीके से हमने इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन किया था, दो तरीके से हमने डिफाइन किया था। अब ये कहाँ पे हो रहा है देखिए, वन साइड ऑफ ए वॉल, हमारे पास क्या है, एक वॉल है
जिसका एक साइड का टेम्परेचर है 400 और दूसरे साइड का है 300, तो एक दूसरे से इधर क्या जाएगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो ये कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, 1000 वाट, 1000 वाट हो रहा है। 300 के ये कितना है, 400 केल्विन और 300 केल्विन, और सराउंडिंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना, 298 केल्विन, 298 केल्विन पे है। सो हमें इरिवर्सिबिलिटी पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि एक था ये 400 केल्विन, यहाँ से हीट ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच गया है, 300 केल्विन के पास। ये इक्विवेलेंट टू सिस्टम हुआ 1000 वाट। ये क्या हो गया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो कि 400 पे मेंटेन है, उससे हीट ट्रांसफर होकर करके 3000 पे आ गया है। ये 400 से 300 पे आ गया, तो हम इस तरीके का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इस केसेस में क्या हो गया है, फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस से एंट्रोपी ट्रांसफर हो गया है, एंट्रोपी ट्रांसफर हो गया है। तो सपोज अगर हम S2 माइनस S1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 जो करेंगे तो कितना आ जाएगा, dq अपॉन t, फॉर किसके लिए, हम इसके लिए dq अपॉन t के लिए कर लेंगे, प्लस किसके लिए, 1 से 2 तक के लिए, प्लस कितना हो रहा है, डेल एस जनरेशन। ये हम एंट्रोपी का यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो अगर ये प्रोसेस हम मान लेते हैं कि रिवर्सिबल है, अगर है तो एक्चुअली में इरिवर्सिबल, तो हम मान लेंगे कि ये रिवर्सिबल है, और उस केसेस में ये मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चेंज इन एंट्रोपी, अब ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 400 और माइनस 1000 अपॉन 300 प्लस डेल एस जनरेशन। तो यहाँ से हमें डेल एस जनरेशन निकल जाएगा, वो आ जाएगा कितना, 0.833 किलो जूल पर केल्विन। सो ये निकल गया 0.833, और सराउंडिंग टेम्परेचर 298 है। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 248.23 केल्विन निकल जाएगा। सो ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इतना वाट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो प्लीज रिकनेक्ट अगेन, ये हमारा